Hello, all dear students. Today we are gathered again. और ये हमारा आज का तीसरा lecture है in terms of objectives. So, okay, let's start with without wasting time, let's start with the first question. The first question is the ultimate pH of the meat is. ठीक है? So, it's a very important question. I think हर exam में ये आ जाता है. So, we have four options, 3.5 to 4, 5.8 to 5.5, 7.5 to 8, 9 to 9.5. So, anybody having any idea? C. No, it's not A, it's B. So basically, meat का जो हाँ right, it's 5.8 to 5.5. So it is the ultimate pH of healthy meat. मतलब वो वाला मीट जो किसी भी लाइक नॉर्मल एनिमल से लिया जाता है, तो जब मीट का जो पीएच होता है वो स्लोली एंड स्लोली फॉल होता है, जो अल्टीमेटली मीट का जो अल्टीमेट पीएच होता है वो अल्टीमेटली हेल्दी एनिमल का जो मतलब हम मीट लेते हैं तो अल्टीमेटली इट फॉल्स टू 5.8 टू 5.5. तो इस दौरान जो इसका पीएच होता है वो इस दौरान रहता है. और यू मस्ट हैव ऑब्जर्व के बाकी सब जो रेंजेस है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, लाइक 3.5 टू 4.7. लेकिन यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम देखते हैं ये गिर रहा है, ग्रेड असेंडिंग ऑर्डर में पीएच जा रहा है, बिकॉज मीट का पीएच फॉल होता है आफ्टर स्लॉटर. ठीक है. सो हाई पीएच से लेकर स्लोली एंड स्लोली मीट का पीएच डाउन होता है टू 5.5. सो दैट इज द अल्टीमेट पीएच ऑफ मीट. अ करंट स्ट्रेंथ. नॉर्मल पीएच पूछेगा मैम, नॉर्मल पीएच ऑफ मीट तो It's a normal pH is like 5 point. That's what I'm saying ना. जो मीट का अल्टीमेट पीएच है जहां पर पीएच फॉल होता है, मतलब स्लॉटरिंग के टाइम पे भी फॉल होता है पीएच, और फाइनली जो अल्टीमेट रह जाता है मीट का पीएच, दैट इज व्हाट वी ओके. कॉल अल्टीमेट पीएच ऑफ मीट. वो रहता है 5.8 टू 5.5. अगर पीएच ज्यादा ऊपर या ज्यादा वो हम पढ़ेंगे फर्दर जो क्या एबनॉर्मलिटीज होती है, बट जो फ्रेश मीट होता है उसका पीएच आपको यही मिलेगा 5.8 टू 5.5. ओके, जो नॉर्मल फ्रेश मीट होता है. The second question is a current strength of dash is recommended for pig, sheep, and goat. So we have four options. Yeah, the correct option is D. बेसिकली क्या हो जाता है, नॉर्मली जब हम स्लॉटरिंग टेक्निक्स देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल स्टनिंग होती है. स्टनिंग आपको पता है स्टनिंग क्या प्रोसेस होता है, जहां पर हम एनिमल को अनकॉन्शियस रखते हैं फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स तक. ठीक है ना, जब तक हम एनिमल को स्लॉटर करते हैं, ताकि वो हम इसीलिए करते हैं ताकि एनिमल को लीस्ट पेन एक्सपीरियंस हो. ठीक है ना, तो दैट इज द स्टनिंग. अब स्टनिंग बहुत तरीकों से होती है. कैप्टिव बोल्ट पिस्टल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टनिंग होती है, केमिकल स्टनिंग होती है, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल स्टनिंग होती है. तो इलेक्ट्रिकल स्टनिंग बट मोस्टली हम प्रेफर करते हैं पिग, शीप एंड गोट में, और पोल्ट्री में भी ऑलमोस्ट. इनफैक्ट दैट इज नॉट प्रिफर्ड इन लार्ज एनिमल्स. ठीक है. सो जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बिकॉज देयर इज अ पेयर ऑफ टोंग्स होते हैं जो हम यूज करते हैं इनमें, तो जो स्ट्रेंथ होती है हमेशा हम ऑल्टरनेटिंग करंट लेते हैं, एसी करंट लेते हैं. तो जो करंट होनी चाहिए दैट शुड बी 300 मिली एम्पेयर. वोल्टेज शुड बी अबाउ 75 volts फॉर अराउंड 10 seconds. So this is the strength of the electric current which is recommended. जो recommended है पिग, शीप और गोट के लिए. स्टनिंग पोल्ट्री के लिए अलग है. तो ये सिर्फ पिग, शीप एंड गोट के लिए ये स्ट्रेंथ दी गई है. ठीक है. सो ये हमें याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 300 मिली एम्पियर्स होनी चाहिए, वोल्टेज अबाउ 75 होना चाहिए फॉर 10 सेकेंड्स. अगर लेस देन 75 वोल्टेज हुई या लेस देन ये हुई तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, इम्प्रॉपर स्टनिंग हो जाती है, एनिमल अनकॉन्शियस नहीं हो जाता है, तो जिसकी वजह से अगर हम उसके बाद उसकी फिर स्लॉटरिंग करेंगे तो उसको पेन हो जाएगा. बेसिक पर्पस स्टनिंग का यही होता है कि हम एनिमल को अनकॉन्शियस कर दे जब तक हम उसको स्लॉटर कर देंगे. ठीक है. तो ये एक तरीका है स्टनिंग का, नोन एज इलेक्ट्रिकल स्टनिंग, जिसकी करंट स्ट्रेंथ. तो द करेक्ट ऑप्शन इसमें डी है. बट इट इज ओनली फॉर ये हमें स्ट्रेंथ है करंट की, ये सिर्फ पिग, शीप एंड गोट के लिए. पोल्ट्री के लिए इट्स डिफरेंट. ओके. The inspection of live animals before slaughter is known as. It's very easy. Post-mortem inspection, ante-mortem inspection, hygienic slaughter, meat grading.
एंटी एंटीमॉर्टम सिलेक्शन एग्जैक्टली। तो जब भी हम लाइव एनिमल्स की इंस्पेक्शन, प्रॉपर इंस्पेक्शन करते हैं रिगार्डिंग देयर जो कैसे चलते हैं, उनके ऑरिफिसेस, उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स, उनकी बॉडी स्ट्रेंथ, एवरीथिंग, जब भी उनको स्लॉटर हाउस में लाया जाता है उसको हम एंटीमॉर्टम इंस्पेक्शन कहते हैं। और जब हम एनिमल्स को इंस्पेक्ट करते हैं आफ्टर दिस स्लॉटरिंग, जब उनको स्लॉटर किया जाता है उसके बाद उनके कैरकस को जब हम इंस्पेक्ट करते हैं किसी डिजीज के लिए, उसको हम कहते हैं पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन। Which international body sets standards for meat hygiene globally? World Health Organization, FAO, Codex Alimentarius Commission, OIE. बी। आप कह रहे FAO? C. नहीं, the correct answer is C, Codex Alimentarius. Basically, Codex Alimentarius क्या है? ये एक set of guidelines है। इनको पब्लिश करता है इनको WHO और FAO। पब्लिश WHO और FAO ही करता है, लेकिन ये कुछ गाइडलाइंस है जो फूड प्रोसेसिंग के लिए, उनकी मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग, जितनी भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, वो जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, दैट इज वो होता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस, वो इसके अंडर आ जाता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर जो होता है स्टैंडर्ड्स जहां पर हमें मीट हाइजीन के पता चल जाएंगे, दैट विल बी अंडर कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, CAC। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इसका है CAC, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। Meat, it's unfit for consumption are termed as terefa, shecheta, kosher. Yeah, the correct answer is terefa meat. Basically, ये एक Jewish method of slaughter है, आपने पढ़ा होगा। तो Jewish method of slaughter में जो we have a different term. जो गुड मीट होता है, परमिसिबल मीट होता है, फिट मीट होता है कंजप्शन के लिए, जो खा सकते हैं, उसका नाम कोशर होता है। दैट इज, मैंने वो C ऑप्शन में रखा, दैट इज कोशर। जो अनफिट मीट होता है, एक्चुअली हर एग्जाम में अनफिट आता है। मैंने जितनी भी एग्जाम्स देखे, दे ओनली ये सिर्फ अनफिट का डालते हैं, कोशर ये मोस्टली नहीं डालते हैं। सो जो मीट उसमें अनफिट माना जाता है कंजप्शन के लिए, जो ह्यूमंस नहीं खा सकते हैं, जिव्स नहीं खाते, उसको टेरेफा कहते हैं। ठीक है, एक्ट ऑफ स्लॉटर जो होता है जिविश स्लॉटर रिचुअल्स में, उसको हम शचिटा कहते हैं। और तलमूद जो होता है वो उनकी बॉडी ऑफ लॉ है जहां पर लिखा होता है कि जो जिविश मेथड ऑफ स्लॉटर है वो कैसे की जाती है, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स है, कुछ एक्चुअली इनके कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है जिविश मेथड में। मीट फिट फॉर कंजप्शन उसको कोशर कहेंगे, मीट अनफिट फॉर कंजप्शन उसको टेरेफा कहेंगे, जो जिविश लॉ है उसको तलमूद कहेंगे, और जिस नाइफ से वो लोग एनिमल को स्लॉटर करते हैं उसको कैलिफ कहते हैं। एंड उनका जो दूसरा प्रिंसिपल है, 5 दिस पॉज, जो स्टन करते हैं, सॉरी स्टनिंग तो उसमें प्रोहिबिटेड होती है। तो हाँ, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ज्यूइश मेथड ऑफ स्लॉटर में स्टनिंग प्रोहिबिटेड होती है। और उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हाँ, विदाउट पॉज प्रेशर, वो जो 5 पॉइंट्स है उनके, विदाउट पॉज प्रेशर एंड, मतलब वहां पे वैसे आप लोग उसकी स्लॉटरिंग करते हैं। एंड अबाउट, बिकॉज आई एम रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि जिविश मेथड ऑफ स्लॉटर में व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर स्टिल देयर। एंड देन एग्जैक्टली वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हाइंड लिम्स जो होती है उनकी, उसकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो रिमूव करते हैं बिफोर कंजप्शन। दैट वी कॉल इट, दैट टर्म इज नोन एज पॉर्जिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ये सारा जिविश मेथड ऑफ स्लॉटर में होता है। सो ये जो क्वेश्चन है इसका, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत सारे एग्जाम्स है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर एग्जाम में आता है कि जो जिविश मेथड ऑफ स्लॉटर में मीट अनफिट फॉर कंजप्शन, so the correct answer is terefa. Okay, now the concept of hazard analysis and critical control point in meat hygiene stands for. So I've already answered it question. HACCP stands for A. It stands for hazard analysis critical control point. And who was the person who जिसने HACCP term दी थी? मैंने already आप लोगों को ये पढ़ा है first lecture में. Who gave the term HACCP? Let me see किसी को याद है. It was H.E. Bauman, Bauman. तो H.E. Bauman, he gave the term HACCP. तो basically HACCP Pillsbury कंपनी एक थी, तो उन्होंने नासा के लिए फूड बनाने की सोची, तो उससे इनको HACCP का कॉन्सेप्ट आ गया. So Bauman, H.E. Bauman gave the term HACCP.